गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार से फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम जैक बोर्ड द्वारा जारी किए गए मॉडल प्रश्न पत्र क्लास 10वीं के सामाजिक विज्ञान के सेट 2 हल करेंगे। ठीक है, इस आप लोग जानते हैं इसके लिए हमें 40 पूर्णांक की प्रश्न रहेगी और 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, कुल 40 प्रश्न रहेंगे जो कि 40 पूर्णांक रहेगी। ठीक है ना। दिशा निर्देश पढ़ लीजिएगा। समान निर्देश 40 प्रश्न रहेंगे, सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाएगा, प्रत्येक के लिए 4 ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। ठीक है, आइए हम सवाल हल करते हैं। देखिए, पहला सवाल है 1789 में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? तो किसका शासन था? लुई 16वां का शासन था। ठीक है, दूसरा सवाल है द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन है? इसका लेखक कौन है? मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, यह किसका कथन है कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को क्या हो जाता है? सर्दी जुकाम हो जाता है। ठीक है, तो ये किसने कहा था? ये मेटरनिक ने कहा था। किसने कहा था? मेटरनिक ने कहा था। ठीक है, अब जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? देखिए, जर्मनी कब राष्ट्र बना, कब अस्तित्व में आया था? कब आया था? 1871 में। ठीक है, देखिए अगला सवाल है फ्रेडरिक सारियो कौन था? ये कौन था? फ्रांस का एक चित्रकार था। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? आए थे लौट के वहाँ से 1915 में। ठीक है, लेकिन गए कब थे? 1893 में। चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई थी? देखिए, चौरी चौरा जो असहयोग आंदोलन के दौरान घटना हुई थी। ठीक है, इसमें एक थाने में आंदोलनकारियों ने आग लगा दिया था, जिसके कारण वहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले मर गए थे। गांधी जी बहुत आहत हो गए थे इस घटना से। ठीक है, तो इस घटना को चौरी चौरी घटना नाम दिया गया। ये घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में। ठीक है, आइए अगला सवाल हल करते हैं। रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया था? रॉलेट एक्ट लागू किया गया था 1919 में। वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया? ये लिया गया आनंद मठ से। इसका लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। बापू किन्हें कहा जाता है? आप लोग जानते होंगे, इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन? नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, आते हैं अगला सवाल पर। निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो आप लोग जानते हैं कि सीढ़ीदार खेती हम पहाड़ी राज्यों में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहाड़ी राज्य इस ऑप्शन में कौन है? एक उत्तराखंड है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कौन मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, किस मृदा को रेगुर या स्वतः जुताई वाला मृदा कहते हैं? तो रेगुर को हम कौन सी मृदा के नाम से जानते हैं? काली मृदा के नाम से भी जानते हैं। काली मृदा को रेगुर मृदा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? तो देखिए, क नंबर ऑप्शन है संयुक्त वन प्रबंधन, चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन। ये तीनों में लोगों की भागीदारी होती है, लेकिन ये जो घ नंबर ऑप्शन है ये सरकार का एक कार्यक्रम है। ठीक है, तो इसमें लोग भागीदारी नहीं करते हैं। ठीक है, लोग डायरेक्ट हिस्सा नहीं लेते हैं। ठीक है, अगला नंबर सवाल देखते हैं हम। 16 नंबर, भारत जैव विविधता में विश्व की कितनी प्रतिशत उपजातियां भारत में रहती है? कितनी प्रतिशत रहती है? 8%। भारतीय वन जीवन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? ये लागू किया गया था, कब लागू किया था? 1972 में। ठीक है, 1972 में लागू किया गया था। ठीक है, आइए अगला नंबर सवाल देखते हैं हम। ठीक है, देखिए 18 नंबर सवाल देखिए। भारत में बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है? तो ये जानवर कहते हैं दामोदर नदी घाटी को हम क्या कहते हैं? डीवीसी कहते हैं। डीवीसी मतलब दामोदर वैली कॉरपोरेशन। ये कहाँ पर है? हम सबका अपना प्यारा राज्य कौन? झारखंड। ठीक है, सरदार सरोवर बांध से कौन सा राज्य प्रभावित होती है? तो ये नदी बांध कहाँ पर है? गुजरात में। नर्मदा नदी पर बांध बनाई गई है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। औसत आय प्रति व्यक्ति आय की गणना किस प्रकार की जाती है? तो ये किस प्रकार गणना की जाती है? ये की जाती है देश की कुल आय और देश की कुल जनसंख्या के अनुसार। ठीक है, अगला सवाल, विभिन्न देशों के वर्गीकरण करने के लिए विश्व बैंक किस मापदंड का प्रयोग करता है? तो वो विश्व बैंक क्या देखती है? प्रति व्यक्ति की आय देखती है। ठीक है, अगला सवाल, नवीकरणीय साधन का उदाहरण है? किसका उदाहरण है? नवीकरणीय मतलब जो खत्म ना हो कभी, तो कौन सा होगा वो? भूमिगत जल। अगला सवाल है, लोगों के विकास के लक्ष्य होते हैं, क्या होते हैं? लोगों के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। ठीक है, सभी लोगों के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। ठीक है, अगला नंबर सवाल देखते हैं। 25 नंबर सवाल बोलता है, रामू एक किसान है जिसने अधिशेष गेहूं को
एक आटा मिल के मालिक को 10 रुपये में बेचा, 10 रुपये किलोग्राम की दर से बेचा, और मिल मालिक ने क्या किया, उसको बिस्कुट कंपनी को 15 रुपये किलो हिसाब से बेचा, ठीक है। और बिस्कुट कंपनी ने आटे में चीनी तेल मिलाकर बिस्किट बनाया, और बिस्किट को कितने में बेचा, 80 रुपया में, मतलब 20 रुपया प्रति पैकेट बेचा, ठीक है। तो इसमें से हम किसका मूल्य देखते हैं, किसका गणना करती है, इसमें गणना किया जाता है बिस्कुट का, ठीक है, अंतिम उत्पाद का गणना किया जाता है। अब देखिए विनिर्माण किस क्षेत्र का भाग है, विनिर्माण जो है किस क्षेत्र का भाग है, तो ये आता है द्वितीयक क्षेत्र का, ठीक है। देखिए अगला सवाल देखिए 27 नंबर सवाल है। अनीता एक साड़ी की दुकान में काम करती है जहां उसे सार्वजनिक अवकाश का कोई प्रभाव नहीं है, मतलब उसे कोई छुट्टी नहीं मिलती है, जबकि सीता एक सरकारी अस्पताल में काम करती है, मतलब संगठित क्षेत्र में काम करती है। तो पता चल रहा होगा आपको, जहां उसे वर्ष में कुछ दिन छुट्टी भी मिलती है। इन दोनों में से किसका कार्य क्षेत्र संगठित है, किस कौन हो जाएगा इसका, देखिए सीता संगठित में है और अनीता क्या असंगठित, इसका ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, ठीक है। आइए 28 नंबर सवाल देखिए। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य डैश होता है, क्या होता है, पहले से ही शामिल होता है। 28 का क्या हो जाएगा क। और 29 नंबर सवाल देखिए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब आया था, मतलब जिसे मनरेगा कहते हैं, ये कब आया था, 2005 में आया था, ठीक है। इसमें सरकार लोगों को 100 दिन के कामों की गारंटी देती है, ठीक है। अगर आपको भी काम ना मिले तो आप लोग भी 100 दिन का इसमें मनरेगा में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ठीक है। आइए अगला नंबर सवाल देखते हैं। भंडारण को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है, ठीक है। देखिए भंडारण को हम किस में शामिल करते हैं, भंडारण किस में, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक चतुर्थ, किस में हो जाएगा बताइए, इसका हो जाएगा तृतीयक में शामिल करते हैं, ठीक है। आगे आते हैं 31 नंबर सवाल जो कि हमारा राजनीति विज्ञान से संबंधित है। देखिए संघीय शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा असत्य है, बताइए कौन सा असत्य है इसमें से, ठीक है। देखिए देश की एकता करना और उसे और देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, ये सही है। क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना, ये भी सही है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा, ये भी सही है। ये क्या है, घ नंबर अदालतों को संविधान में विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या का अधिकार न होना, ये गलत है। कथन यही असत्य है, क्योंकि हमारा अधिकार अदालतों को अधिकार होती है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 31 का हो जाएगा घ, ठीक है। आते हैं 32 नंबर सवाल। बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वालों का प्रतिशत कितना है, तो बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है, 40% है, ठीक है। आते हैं अगला सवाल में। श्रीलंका में तमिल को कब राजभाषा घोषित किया गया था, 1960 में किया गया था। संविधान में कुल कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है, 22 भाषा, ठीक है, 8वीं अनुसूची में, ठीक है। ठीक है अगला सवाल देखते हैं 35 नंबर। निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है, देखिए पहला ही ऑप्शन इसका सम्मिलित नहीं है, क्योंकि भारतीय संघ और प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क। 36 का देखिए। 7 पार्टी अलियांस सप्तदलीय गठबंधन का गठन किस देश में किया गया था, तो नेपाल में किया गया था। 7 पार्टियों को सरकार बनाया गया था। बोलिविया किस महादेश में अवस्थित है, तो ये है लातिन अमेरिका, सॉरी आंसर इसका ख होगा, लेकिन लातिन अमेरिका नहीं होता है, ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है, ये समझ गए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। बोलिविया में युद्ध जल युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ये किसने किया था, फैटकोर ने किया था। इनमें से कौन सा कथन असत्य है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 39 का हाँ। 40 में देखिए। नेपाल में एनसीपी 7 पार्टी अलायंस से किसे अंतिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना था, जो प्रश्न हम आगे पढ़ चुके थे। तो किसे चुना था, वो वहाँ का नेपाल का प्रधानमंत्री राजा वीरेंद्र को, ठीक है। तो हमारा वीडियो आपको अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि है ना, और हमारे साथ बने रहें, हम आगे भी और वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।